वो सीना ठोक कर कहते थे कि वो देश के अकेले एमपी हैं जो कारगिल युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। बिहार के बाहर निकलिए या फिर इंटरनेट खंगालिए तो ऐसा लगता है कि जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा वही थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। जब एक बार उनसे पूछा गया कि क्या आईएसआई से उसका संबंध है तो उन्होंने कहा, अगर ये आईएसआई है तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। पर वही आईएसआई अगर आप कहते हो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आज सिवान के साहब के बारे में ना ऐसी बात करने जा रहा हूं, उन कहानियों को कुरेदने जा रहा हूं जो कईयों को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कईयों को हद से ज्यादा बुरा। कुछ तो ये भी कहेंगे कि हम तेजाब कांड वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को हीरो बना रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हीरो थे या विलन थे, ये सिवान की जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन मेरा काम है आपके लिए कहानी लाना और आपके हिसाब से कहानी लाना। कई लोगों का कमेंट आता है कि पत्रकार तुम सिर्फ साहब के बारे में बुरा ही कहते हो यार, उनके अच्छे काम नहीं दिखाते। तो देखिए, हम कहानी सुनाते हैं जो क्राइम से जुड़ी होती है, तो ज़्यादा फोकस क्राइम पर ही होता है। लेकिन आपकी बात भी सही है, दोनों पक्ष को देखना चाहिए। कोर्ट भी अपराधी के दोनों साइड को देखते हैं, इसलिए आज मैं भी आपको कहानी कुछ वैसे ही सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा विवाद है। क्या सही और क्या गलत है वो आप कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, जब कोई विधायक या सांसद होता है तो उसकी क्या, उसके पूरे परिवार की इज्जत कई कई गांवों में होती है। लेकिन सिवान के शहाबुद्दीन इस मामले में बड़े बदनसीब रहे। उन्हें अपने लोगों से तो आज भी प्यार मिलता है, कमेंट में भी दिखता है, लेकिन बिहार से बाहर निकलिए या फिर इंटरनेट खंगालिए ना तो ऐसा लगता है कि जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा वही थे जिन्होंने तेजाब कांड किया, खुद को पुलिस प्रशासन से ऊपर समझा और तो और उनके घर से पाकिस्तानी हथियार भी मिले। पर इससे अलग कैसे थे सिवान के साहब? आइए उस कहानी को शुरू करते हैं जिसके बारे में सब बात नहीं करते। तो देखिए, हमने इस कहानी को समझने के लिए ना बहुत कुछ पढ़ा और बहुत लोगों को सुना जो उस दौर की कहानियां सुनाते मिल जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बाद एक बात तो तय है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की छवि चाहे कितनी भी क्रूर रही हो, लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं की। उनके गैंग में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, और तो और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि सांप्रदायिक दंगे करवाने में उनका नाम सामने कभी आया हो। लेकिन फिर भी अपराध और सत्ता का गठजोड़ जब एक हद पार कर जाता है ना तो उसका असर दूर तक दिखता है। पुलिस की कई रिपोर्ट्स में लिखा गया कि शहाबुद्दीन के पास पाकिस्तान से आए हथियार मिले। उन पर आरोप लगा कि वो आईएसआई से जुड़े हुए थे। उनके घर से AK-47 और AK-56 भी बरामद हुई जो बेहद खतरनाक हथियार माने जाते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन हमेशा इन आरोप से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि जब वो सालों से अपने घर नहीं गए तो उनके गैर मौजूदगी में वहाँ क्या मिला, इसके लिए उन्हें कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रति वो वफादार थे और ये आरोप उनके खिलाफ साजिश के तहत लगाए गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या सच में शहाबुद्दीन देशद्रोही थे या देशभक्त? अब देखिए, देशद्रोह जैसा तो कुछ भी अब तक उन पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन देशभक्ति के किस्से सुनने को मिलते हैं। उनके चाहने वाले लोग आज भी आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि अगर देशद्रोही जैसा कुछ होता तो कारगिल युद्ध के दौरान वो खुद राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये क्यों कहते कि उन्हें सेना में शामिल किया जाए। जी हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन की ये दिली इच्छा थी कि वो देश के लिए बॉर्डर पर जाकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भारत के लिए युद्ध लड़े। और ये बात सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि वो एनसीसी कैडेट रहे हैं, हथियार चलाना जानते हैं, उनके पास लाइसेंस भी है और वो देश के लिए लड़ सकते हैं, बस एक मौका दिया जाए। वो कारगिल जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे। हालांकि ये अनुमति उन्हें नहीं मिली, लेकिन ये दिखाता है कि वो खुद को भारत का सच्चा नागरिक मानते थे और वो सीना ठोक कर कहते थे कि देश के अकेले एमपी थे जिन्होंने युद्ध लड़ने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इसके बावजूद उन पर यह भी आरोप लगा कि कश्मीरी आतंकियों के साथ उनके रिश्ते थे। ये भी कहा गया कि आतंकियों ने शहाबुद्दीन तक सेब की पेटियों में छुपाकर गोला बारूद भेजा। हालांकि यह आरोप अदालत में कभी सिद्ध नहीं हो सका, पर एक सच
ये भी था कि शहाबुद्दीन के घर से भारी मात्रा में हथियार मिले थे, जिनमें कई तो पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए थे। लेकिन सीवान के पूर्व सांसद अपनी छवि को इससे ठीक उलट बताते थे। उनका कहना था कि उन्होंने कश्मीर के कई सौ गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाया। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा था कि करीब 500 बच्चों को उन्होंने डॉक्टर बनाया और उनके परिवारों को भी मदद की और उनसे उनका आज भी रिश्ता है। इस पर जब उनसे पूछा गया क्या उनमें से कोई आतंकी बन सकता है या बन गया, इस सवाल पर शहाबुद्दीन ने सीधा सीधा जवाब दिया कि ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि आगे चलकर कौन क्या बनेगा। क्या कोई बता सकता था कि संसद पर हमला करने वालों में एक प्रोफेसर भी होगा, या उसे पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाने वाले को यह पता था कि वो एक दिन आतंकी बन जाएगा और अपने ही देश पर हमला करने में शामिल हो जाएगा। यह बात शहाबुद्दीन ने अफजल गुरु के लिए कही थी और यह जवाब अपने आप में बहुत कुछ कह गया। और आपको पता है, जब उसी इंटरव्यू में शहाबुद्दीन से आईएसआई से संबंध होने की बात पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुनव्वर हुसैन राणा की भेजी गई 2 लाइन पढ़ दी कि फकत उसने इसलिए मुझे बलवाई कहा था क्योंकि मेरे घर के एक बर्तन पर आईएसआई लिखा था। तो कुल मिलाकर शहाबुद्दीन के नाम पर डर का ऐसा माहौल था कि पुलिस भी उनसे टकराने से घबराती थी। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए, कई बार गिरफ्तार हुए, लेकिन हर बार वे राजनीति के प्रभाव के चलते बच निकलते थे। चंदा बाबू का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से जिंदा जला दिया गया, तीसरे बेटे को भी मार दिया गया। इस अपराध का आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा। ये मामला अदालत में चला, सबूत सामने आए और आखिरकार शहाबुद्दीन दोषी करार दिए गए। हालांकि ये कहानी तो आपने कई जगह सुनी होगी ना, कहिएगा तो वो कहानी मैं भी आपको एकदम डिटेल में सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। बाकी आज शहाबुद्दीन की कहानी एक ऐसी दास्तान बन गई है जिस पर लोग बहस करते हैं। कुछ उन्हें अपराधी मानते हैं तो कुछ उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ा। लेकिन सच क्या है ये तो शायद सिवान के लोग ही बता सकते हैं। एक बात तो तय है कि शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि राजनीति और सत्ता के उस खेल की कहानी है जहां हर मोहरे के पीछे कोई ना कोई ताकत खड़ी होती है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां बिहार की राजनीति और अपराध जगत का एक ऐसा अध्याय है जिसे भूल जाना आसान नहीं है। लेकिन उनकी कहानी बिहार की राजनीति और अपराध जगत का एक ऐसा अध्याय है जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। और ऐसे और भी ना जाने कितनी कहानी है। वक्त के साथ सभी कहानी लाता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। बाकी सवाल यह है कि सिवान के साहब देशभक्त थे या कुछ और, इसका फैसला आप खुद कीजिए, सोचकर समझकर और कमेंट में लिखिए। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी लेकर आओ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।